जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ नीतीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। सोमनाथ मंदिर का विध्वंस के बारे में इससे पहले की कड़ी में काफी सारी बातें हुई हैं। अलबरूनी के बारे में बातें हुई, हम लोगों ने बातें की कि आचार्य चतुर्सेन का जो एक उपन्यास है उसमें किस तरीके से सोमनाथ के विध्वंस की बात की गई है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सोमनाथ का विध्वंस नहीं हुआ, लेकिन पिछले 1000 वर्षों के इतिहास को जो कलंकित किया गया है, जिस तरीके से उसमें मुगल एरा से पहले की बात को भी, भारत पर शासन, पहली बात तो मुगल एरा ने शासन किया ऐसा भी नहीं है, 1000 वर्षों में भारत कभी पराधीन रहा ही नहीं, लेकिन ये कहा गया, बार बार कहा गया, हमें रटाया गया, हमें पढ़ाया गया। जिस तरीके से कहा जाता है कि एक झूठ को 100 बार कहा जाए तो वो झूठ भी सच लगने लगता है। भारत की गुलामी की बात 1947 से पहले कभी रही ही नहीं। किसी ने कहा ही नहीं कि भारत कभी गुलाम था। अगर ये था तो आप छत्रपति शिवाजी महाराज को कलंकित करते हैं, आप महाराणा प्रताप को कलंकित करते हैं, आप महाराणा सांगा को कलंकित करते हैं, आप हर उस भुजा को कलंकित करते हैं जिसने अपना शौर्य दिखाया था, जो राजा छत्रसाल की थी, जो बाजीराव पेशवा की थी, उन मराठाओं की थी, उन राजपुतानाओं की थी, इन सब को, उन बुंदेलों की थी। लेकिन इनको कलंकित करने का काम हम में से ही किन लोगों ने किया, उनका नाम कम्युनिस्ट है। रोमिला थापर जैसे लोगों ने ये सारा का सारा कारनामा किया और हम उस लीक पर चलते चले गए। आज इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी है और इस दूसरी कड़ी में हम बहुत सारी ऐसी चीजों को आपके सामने लेकर के आने वाले हैं जहां से आपको स्पष्ट होगा कि किस तरीके से एक गजनी का झूठ जो है वो फैलाया गया और हम उस प्रपंच में फंस गए। आइए उस प्रपंच से निकलें, उस भ्रम से बाहर निकलें, सत्य का अनुमोदन करें along with the references, एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ में। आप सभी से निवेदन, ये जम्बू टॉक्स है या जम्बू थॉट्स है, इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो आपके लिए सामान्य बात है जी, लेकिन हमारे लिए ये बड़ी बात है। कृपया इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करेंगे तो इसकी रीच बढ़ती है और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि देश और धर्म के लिए हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो आप हमें सहयोग प्रेषित अवश्य कर सकते हैं। बेल आइकन को एक्टिवेट करना नहीं भूलिएगा जिससे कि हमारे नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर पहुंच सके, क्योंकि हमें ऐसा बताया जा रहा है कि कई बार हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन तक भी हमारा वीडियो नहीं पहुंच रहा है, बिकॉज हम कुछ कड़वे सत्यों का जो है यहाँ पर सीधा सीधा सामना करते हैं और उन्हें सामने लेकर के आते हैं। तो यूट्यूब तो आप जानते ही हैं कि किस तरीके का मंच है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। हमारे बीच पधारी हुए हैं आज के हमारे कार्यक्रम के वक्ता, परम विदुषी प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी। दीदी प्रणाम, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड रहा दीदी पिछली बार वाला। तो सोमनाथ के आगे मंदिर बढ़ो। के विध्वंस का एक झूठ जो है जो सामने लाया गया, विध्वंस का झूठ, मतलब जो 1000 साल जो पहले नहीं वाली हुआ, जो जी नहीं हुआ उसकी कथा। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली तो ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। कल पिछली बार शुरू की थी रोमिला हम्म थापर। 1 मिनट हम्म, रोमिला थापर को रोक रही हूँ और ठीक है उतबी वाली किताब पर इलियट डाउसन का कमेंट सुना रही हूँ। जी। ये इसका कवर हट गया है। इलियट एंड डाउसन की ये पुस्तक पार्ट 1 है और ये वाली हम्म, पार्ट 2 है। पार्ट 2 का पेज 10-11 है। कभी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पर टॉक करेंगे तो डाउसन पूरा बताऊंगी मैं। ठीक है। तो वॉल्यूम 2 का पेज 10-11, तारीखे यामनी, किताबुल यामनी ऑफ अल उतबी। अब इस पर डाउसन क्या कह रहे हैं इस पुस्तक के लिए। जी। ये जो उतबी है ये सेक्रेटरी टू सुल्तान महमूद है, so that he enjoyed excellent opportunities of becoming fully acquainted with the operations of that conqueror। माने जो लुच्चा लफंगा लुटेरा है उसको कॉन्करर सुल्तान लिख रहे हैं। फिर भी चलो, अब उसी पेज 10 पर ये डाउसन का कमेंट है उतबी पर। अरे मेरा कमेंट सुनो। अरे तारीखे महमूद लिखे होते यार, तारीखे यामनी रहे, इतना बड़ा आदमी है तो। Though holding an appointment near the person of Mahmud, he does not seem to have accompanied him in his expeditions। अरे expedition होगा तब ना accompany करेगा। For he evidently had no knowledge
of the topography of India. अरे वो नहीं गया था, महमूद गया था, महमूद के साथ वाले तो आके बताए होते. जी. And his statements in respect of localities are of little authority. निजामी को तो सुन ही लिए हैं, अब डाउसन को सुन रहे हैं. He never mentions लाहौर और दिल्ली. जब लाहौर और दिल्ली नहीं मेंशन कर रहा है तो भारत को क्या जानते हो रे मूर्खों. And with the exception of the title Rai, no Hindi word is found in his pages because they never visited. In dates he is deficient and far from precise. यानी एक उत्बी तुम ढूंढ के ले आए. उत्बी तुम कह रहे हो जी महमूद का सेक्रेटरी है उसके दरबार में. उत्बी ने कुछ लिखा, राम जाने उत्बी ने कुछ लिखा कि नहीं लिखा, कि मैन्युफैक्चर किया 19th सेंचुरी में. कथा पूरी जी. बताएंगे. बड़ी जी. जबरदस्त मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी. अच्छा, अब उसी समय एक लेखक है फिरिश्ता. फिरिश्ता इस महमूद का नाम भी नहीं लेता है, इसके एक्सपेडिशन की भी बात नहीं करता है और सोमनाथ विध्वंस की भी बात नहीं करता. ये पेज 11 पर. जी. अब आगे ये कह रहा है, द स्टाइल ऑफ द ओरिजिनल हैज जनरली बीन कंसिडर्ड डिफिकल्ट एंड इन्फ्लेटेड एंड करामत अली डिस्क्राइब्स इट एज वेरी डिफिकल्ट बट एट द सेम टाइम गुड एंड एलिगेंट. अभी करामत अली क्या बला है. ईस्ट इंडिया कंपनी के जो छोटके मोटके सिपाही है, सिपाही के ऊपर वाला अफसर है, कोई छोटा मोटा और कर्मचारी है, ये लोग जी. इतिहास लेखन कर रहे हैं. तो ये अनुवाद करवा रहे हैं. तो अनुवाद किससे करवा रहे हैं. ईस्ट इंडिया कंपनी में. अब देखिए 19th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी में जो नौकरी कर रहा है वो अरबी कहाँ से जानेगा, उर्दू जानेगा ना. तो उससे अरबी की किताब का नकल करवा रहे हैं. क्या कह रहे हैं, सर एच इलियट who himself translated the extracts which follow from the original Arabic. अरे इलियट, तूने अरबी का अनुवाद कैसे किया, तुझे अरबी की लिपि आती है क्या. ध्यान दीजिए. जी. लिपि भी चाहिए और भाषा भी चाहिए. और लिपि भाषा मुझे तो अंग्रेजी की सब आती है, आपको भी सब आती है. तो क्या अंग्रेजी में लिखी हुई हर किताब को हम समझ लेंगे. ठीक है ना. अच्छा, और अभी मैंने पढ़ के सुनाया था रोमिला थापर से कि मामला क्या था, पर्शियन और टर्की. अब जो गजना जो क्षेत्र है वहां अरबी से क्या लेना देना. मतलब नहीं. गजने वाला जो महमूद है ये स्वयं टर्क है, पर्शिया से भी लेना देना नहीं. तब क्या कह रहा है कि इलियट जो उसने ओरिजिनल अरेबिक से ट्रांसलेशन किया, ऑब्जर्व्स दैट ही वाज अलार्म्ड एट फर्स्ट at the declared difficulty of the text but found it to vanish after a little examination. अब ये जो अंग्रेज है ईस्ट इंडिया कंपनी के, कौन है, कोई पढ़े लिखे हैं, भूखमरे भूखमंगे अकाल पीड़ित जो इंग्लैंड के सड़क छाप है वो ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती होके आते हैं 2 रोटी खाने के लिए. ये हर भाषा के जानकार हो जाते हैं, ब्राह्मी के भी और सब के. तो ये बता के अब हम फिर आ गए अपनी रोमिला थापर पर. तो रोमिला थापर का मैंने 2 लाइन पढ़ा था कि भाई अब ये जो पेज 7 पर कह रही है जिसका संदर्भ अभी आया, a repertoire of stories about Mahmud in the oral tradition collected and recorded in the early 19th century. किसके द्वारा, ये नहीं लिख रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी के छोटे छोटे नौकरों के द्वारा जो 2 पैसा कमाने आए हैं. अब वो कह रही है द पेज संख्या 30, the period from 9th to the 15th century
was one in which Western India had a conspicuously wealthy trade with ports. याद है मैंने एंगस मेडिसन से शुरू किया, 11 से जी 15 शताब्दी तक भारत का पश्चिमी घाट, ये पूरा गुजरात वाला कोस्ट, ये बहुत अधिक एक्टिव है, बहुत धनी है। क्यों? फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, मैरीटाइम ट्रेड। अगर यहाँ विध्वंस हुआ होता इतना विराट, तो उसका कहीं तो रिकॉर्ड और मिला होता। ये बात है। आज तक एक चिंदी नहीं मिला। The period from the 9th to 13th century was in which Western India had a conspicuously wealthy trade with ports along the Arabian Peninsula and with places such as Hormuz, Kesh, Siraf in the Persian Gulf nahi, Sindhu Sagar. According to the visiting traders, the land of the Gurjaras was rich in resources and its merchants traded widely. It was a well-guarded coast. अब ये सब कुछ कुछ लाइन हम बहुत सा छोड़ रहे हैं, कुछ कुछ बता रहे हैं। अब ये पेज संख्या 45-46 पर कहती है रोमिला थापर कि जो डिस्क्रिप्शन है, वन एक्सपेक्ट्स सम कंसिस्टेंसी इन वेरियस अकाउंट्स ऑफ व्हाट हैपेंड सो दैट फैंटेसी कैन बी सिफ्टेड फ्रॉम फैक्ट, बट द वेरिएशंस आर क्वाइट स्ट्राइकिंग। अगर कोई घटना, ये मेरी टिप्पणी है, अब ये दुष्ट तो क्या करते हैं, आगे हम जब बताएंगे अलबरूनी का, अनुवाद करने वाला अपनी बात मूल लेखक के मुंह में डाल देता। अभी मैंने रोमिला थापर पढ़ा और अब मैं कह रही हूँ, अगर कोई वास्तविक घटना घटी होती तब तो कुछ संभव होता। वास्तविक कोई घटना घटी नहीं है, बाद में तरह तरह की किंवदंतियां हैं, तो इसलिए इतना भयंकर वेरिएशन है। और घटना 19वीं और 20वीं सदी में जब लिखी गई है, तो इस्लाम के कॉन्क्वेस्ट और एम्पायर बिल्डिंग के शुरुआत के तौर पर लिखी गई है। द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द इवेंट आर डाइवर्स एंड एम्बिगुअस, उर्मिला थापर कह रही है, एंड क्लियरली क्वाइट ऑफन इमेजिनेशन इज सुपर इम्पोज्ड ऑन फैक्ट्स। देशभक्त संघ वालों, देख लो ये दुष्ट कम्युनिस्ट स्वयं क्या कह रही है, और ये पुस्तक भारत में आसानी से उपलब्ध है। फिर पेज 46 पर कह रही है, अल उत्बीज अकाउंट ऑफ महमूद एक्टिविटीज इन तारीखे यामिनी written in 1031 makes no reference to the raid on सोमनाथ। एक ये कह रही है 1031 में लिखी हुई पुस्तक है, और सोमनाथ रेड ये कब बताते हैं, कोई 23, कोई 24, कोई 25। अरे भैया तारीख भी लिख के नहीं रखते हो तुम, और हमको समझा रहे हो मुस्लिम हिस्ट्री राइटिंग। मेक्स नो रेफरेंस, एक किताब कुल निजामी बाबू को मिला, उतबी कब है, कंटेम्प्ररी है। 1031 में रोमिला थापर कह रही है किताब पूरी हुई सन 46 में। मेक्स नो रेफरेंस टू द रेड ऑन सोमनाथ, सोमनाथ पर आक्रमण और चढ़ाई का भी उसमें उल्लेख नहीं है। पॉसिबली, शायद, बिकॉज हिज अकाउंट टर्मिनेटेड इन 1020। अरे अकाउंट टर्मिनेट हो गया था, फिर महमूद बाबू ने इतना बड़ा काम किया, दूसरा किताब लिख दिए होते उतबी बाबू, ना कुछो ना है। His praise of Mahmud helped strengthen the ties to Khalifa at Baghdad। तो सोमनाथ विध्वंस खोपड़ी का, कैसा खोपड़ी का, अफीम का गोला खा के, जबकि पैगंबर मोहम्मद साफ साफ कह गए हैं कोई मोमिन नशा नहीं करेगा।
लेकिन ये जो इतिहास लेखन है ये मोमिन मियाँ मुसलमान का नहीं है, ये भंग का गोला, गांजा का गोला खाए हुए मुनाफिक का है, हदूद क्राइम करने वाले का है। अनदर नियर कंटेम्पररी, रोमिला थापर का पेज 46 पढ़ रही हूँ। अनदर नियर कंटेम्पररी अल बयाखी makes a rather distinct reference to it in his तारीखे बयाखी। अरे तारीखे बयाखी काहे लिख रहे हो यार, तारीखे महमूद लिखो ना, नॉट ए सिंगल बुक तारीखे महमूद, तारीखे गजना क्या है। और इसमें भी एक दूर दराज का हल्का सा संदर्भ है, तो 200 साल बाद, 300 साल बाद, 400 साल बाद तुम कहां से, किस गेहूं की चक्की से सोमनाथ विध्वंस की कहानी निकाल रहे हो। और वो कितना मजेदार कहानी है, वो इसी रोमिला थापर में हम पढ़ेंगे, वो सब बताएंगे। ये काबा में जो शंकर जी है जिनको ये अल्लाह कहते हैं, वहाँ 3 देवियां हैं, अलमनत, अल उजा और अलमनत, अल उजा और अल्लाह। तो ये सब बताएंगे कि पैगंबर साहब ने जब तीनों देवियों का मूर्ति पटक के तोड़ा तो अलमनात की मूर्ति लेके कोई भाग आया, और भाग के आ गया ये पश्चिम वाला जो गुजरात वाला जो तट है, यहाँ पर भागी आया क्योंकि रेगुलर ट्रेड के लिए आना जाना है, और ला के मंदिर में छिपा दिया और नाम रख दिया सोमनाथ। सोम अलग हो गया, नाथ अलग हो गया, तो मनात सोमनाथ में छिप गई। मतलब ऐसा चंडू खाने का गप हो सकता है, ये अगर कुसुम लता केडिया कहती तो संघ भी न मान, भाजपा भी न मानती, लेकिन ये तो मोदी जी के भाग्य से कौन लिखा है, रोमिला थापर। अभी आगे पढ़ रहे हैं। अब ये थोड़ा सा एक रेफरेंस कह रही है कि फारूकी's पोएम इन प्रेज ऑफ महमूद आर ऑल्सो, एक कविता है वो कंटेम्परेरी है, इसमें फारूकी ने कहा है कि उसने तोड़ा नहीं, आग लगा दिया और केवल लिंगम को चोट पहुंचाया। वो धन वन ले जाना, घंटा 200 मन का घंटा, जंजीर, दरवाजा, अभी वो तो उसके लिए एलन बरो 1844 रुकना पड़ेगा। अब ये सब बहुत सा और संदर्भ है, वो सब हम छोड़ रहे हैं, अब हम एक ले रहे हैं। फिर रोमिला थापर पेज 54 नीचे वाला आखिरी पैराग्राफ, फ्रॉम द 12th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, घटना कब की है, 11वीं की शुरुआत की, 100 साल बाद। देयर आर फर्दर एम्बेलिशमेंट्स टू द स्टोरी। The temple and the icon are described through a variety of fantasies. That all this informed information did not tally. सब मनमानी लिख रहे हैं, कारण कोई भी सोमनाथ नहीं देखा है। जो लिख रहा है उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कार्टोग्राफी पर टीएस मदन की किताब है, जिसमें वो बताते हैं 19वीं शताब्दी तक यूरोपियन मैप मेकिंग में गंगा जी पश्चिम से पूरब जा रही है ये नहीं दिखाया है, उत्तर से दक्षिण जा रही है ये दिखाया है। So the temple and the icons are described through a variety of fantasy, that all this information did not tally, and frequently one source contradicted the other, does not seem to have bothered the authors of the narrative. जिसको जहां गोला लगाया भांग का, साकी ने शराब पिलाया, जिसने मन किया जो लिख दिया, काहे बॉदर करे कि दूसरे ने क्या लिखा, उसके लिए पढ़ाई लिखाई चाहिए ना। अब पेज 55 पर ये एक वर्णन कर रही है, a bell hung on a gold chain at the entrance to the sanctum
and the chain was 200 months in weight. 200 मन यानी किलो के हिसाब से हो गया 80, 1600 किलो और 1600 शेर, और किलो से के हिसाब से हो गया 1800, 1900, 2000 किलोग्राम का सोने का जंजीर है, और इतना ही बड़ा घंटा भी है। अब कौन तुलवाया था जी तुम लोगों से? अल-बरूनी ने तो लिखा है 100 साल पहले बना था, और यही सोने का घंटा और सोने का जंजीर ये लोग जहांगीर के यहाँ भी टांग आए, और अभी बताएंगे कि ये सब टांग के गया गजनी। अभी सब इन लोग की बेवकूफी बताती है। अब ये कह रही हैं, एक और ऑथर बरनी, पेज संख्या 63, Barni refers to Mahmud destroying the idol of Manat at Somnath. अब एक और बहुत जबरदस्त मुनाफिक या मोमिन मियां भांग का गोला खा के इतिहास लिख के क्या कह रहे हैं कि गुजरात में जो बुत को तोड़ा था महमूद ने, वो बुत मन्नत का था। मन्नत कौन है? काबा की देवी है, जिसके बारे में वो कौन एक मुसलमान है जिसने लिखा है, क्या लिखा है वो, क्या शैतान आयत, शैतानी आयत करके एक किताब है, मुझे याद नहीं आ रहा है, जिस पर काफी मारकाट का भी हुआ था। तो जो 3 देवियां हैं, अल्लाह की 3 देवियां हैं मुख्य की, जो अपने यहाँ लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और दुर्गा जी हैं। तो सोमनाथ में जो टूटा है, उस सोमनाथ लिंगम नहीं टूटा है, वो अलमनत नामक देवी की मूर्ति को महमूद ने तोड़ा है। अब आप असलियत समझिए कि वहां अलमनत की मूर्ति है क्या। पेज संख्या 63। अब पेज संख्या 64। क्यूरियसली द अरब्स रिसीव लिटिल अटेंशन। हम बहुत छोड़ छोड़ के पढ़ रहे हैं। बदायूनी 16th century work क्या है? मुंतके तवारिक, where kingship descends from Allah to Muhammad to the Khalifa। अब सोचिए, पूरे कुरान में एक बार भी जिक्र नहीं है राजा का, रानी का, किसी भी भाषा में। और ये क्या कह रहे हैं? किंगशिप आया अल्लाह से मोहम्मद को और मोहम्मद से खलीफा को। खलीफा का केवल मतलब होता है मुखिया, मतलब शुद्ध चंडू खाने की ये गप मोमिन नहीं कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, मुनाफिक कर रहा है। who is a pseudo Muslim who is condemned to the hottest hell in Quran. However, Badauni does not state categorically that he does not begin his history of India with the Arab conquest of Sindh in the 8th century AD, because this was a transitory event in the history of Islam. और वो भी मुनाफिक 8वीं शताब्दी में सिंध से नहीं शुरू कर रहा है। लिखने वाली कौन? रोमिला थापुर। तुम्हारे वश का तो है नहीं बदाऊनी पढ़ना, लेकिन तुम 7वें शताब्दी से भारत को पराधीन बता के छाती चौड़ी करते हो, अपना पीठ थपथपाते हो। बिकॉज दिस वॉज ए ट्रांजिटरी इवेंट। अब it was only Subukuddin conquered parts of northern India, and thus that Islam came to stay. He denies that the idol at Somnath was Manat and explains that Somnath was actually Shobhanath and means the Lord of Beauty. अब बदायूनी महोदय कह रहे हैं कब? 16वीं शताब्दी में, कि साहब ये मनत देवी की मूर्ति नहीं टूटी थी, और सोमनाथ में जो है वो सोमनाथ नहीं, वो कौन है? शोभानाथ। अलबरूनी 10वीं शताब्दी में पुस्तक लिख गए हैं, लेकिन अलबरूनी
बदाविनी 16वीं शताब्दी में इसको नहीं पढ़ रहे हैं। ये साफ साफ कथा लिख रहे हैं कि सोमनाथ चंद्रमा के नाथ भगवान शंकर, विस्तार से लिख रहे हैं। लेकिन बदायूनी क्या कह रहे हैं, ये शोभानाथ है, अभी वो मनत है, अभी मनत का और वर्णन आएगा। तो यानी किसी मियाँ को कुछ नहीं पता है। और 13वीं शताब्दी में तो अलाउद्दीन खिलजी है, तुगलक है, ये सारे के सारे लोग हैं। और ये कोई भी काबा हज करने नहीं जाते। गजनी वाला महमूद भी नहीं गया, घूर वाला महमूद भी नहीं गया, खिलजी, तुगलक, लोधी, अकबर, शाहजहां, जहांगीर और ये औरंगजेब, कोई भी हज करने नहीं जा रहा है, क्योंकि कोई भी मोमिन नहीं है, ये सब मुनाफिक हैं। तो अब सोमनाथ मनत हुए, अब शोभानाथ हो गए। अब ये कह रही है आगे, द चेंज इन पॉलिटिकल एम्फेसिस ऑन द रोल ऑफ महमूद is reflected in other stories. क्या? As for example, that the names of all the kings of India were inscribed on the walls of the temple. पूरा पढ़ देते हैं। And therefore, its destruction amounted to defeat of all of them. ये रोमिला थापर कह रही है कि ये मियाँ सब ऐसे उल्लू के पट्टे हैं। ये मेरी व्याख्या, उनका वाक्य नहीं है, वो जो लिख रही है उसकी व्याख्या। क्या? कि सोमनाथ के मंदिर के दीवार पर भारत के चक्रवर्ती सम्राटों का नाम लिखा था, तो उस दीवार को तोड़ देने का मतलब उन सबको हरा देना। महमूद 1000 में है और 10,000 साल से जो राजा महाराजा हैं, उनका नाम वाला दीवार तोड़ देंगे। तो रोमिला थापर कह रही है, मियाँ सब ये समझे कि ये माना जाएगा ये इनको हरा दिया। तो ये उल्लू के पट्टे, किसकी दृष्टि में? रोमिला थापर की दृष्टि में, जिसकी व्याख्या कुसुमलता कर रही है। This was an attempt to portray a single act as symbolic of the conquest of India. यानी एक दीवार अगर तोड़ दोगे तो मान लिया जाएगा भारत विजय हो गया। कौन कह रहा है? कम्युनिस्ट रोमिला थापर। कब कह रही है? 1992 में कह रही है। आरएसएस वालों, भारत के देशभक्तों, कुछ तो ध्यान दो कि ऐसी खपतियों की सोचते चलोगे क्या तुम? फिर पेज 65 पर यही कम्युनिस्ट रोमिला थापर लिख रही है, at approximately the time of the raid which never happened, neither Utbi mentioned nor एक और का नाम नॉन अल-बरूनी mentioned. The Chola king Rajendra I was marching his armies up the eastern coast, claiming conquest and declaring his triumph by bringing back water from the Ganga. He was apparently unaware of the activities of the Mahmud. रोमिला कम से कम इतना तो कह रही है कि राजेंद्र चोल उस वक्त हैं, उनको नहीं पता। क्यों नहीं पता? अरे कुछ होगा तब तो पता चलेगा। और भारत का एस्पियोनेज और गुप्तचर सिस्टम महाभारत काल मैंने पूरा सुनाया है, कितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। और जो भारत का जो वाणिज्य है, अंग्रेजों का जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसका कितना जानकारी वाणिज्य के मार्फत से, ट्रेड के मार्फत से चारों तरफ घूम रहा है। इस पर 10 किताबें आ गई हैं, मुगल टाइम में भी घूम रहा है। राजेंद्र चोल को नहीं पता, क्योंकि ऐसी कोई घटना हुई नहीं। जबकि एक जगह ये लिखती है कि सोमनाथ पर चढ़ाने के लिए रोज गंगा जल आता था, गंगा जी से, और कश्मीर से रोज फूल आता था। वहां इतनी बड़ी सेना आई, विध्वंस कर गई ज्योतिर्लिंग का। ये चक्रवर्ती सम्राट राजेंद्र चोल को नहीं पता। अब ये आगे कह रही है,
हाँ, पेज संख्या 68। Nevertheless, it remained a functioning temple with an income since in the 16th century Akbar permitted the worship of the linga in Somnath temple and appointed Desai's officers to administer it. 16वीं शताब्दी तक ये फंक्शनिंग टेम्पल, आगे आएगा कि उस समय भी पूरी तरह ये फंक्शनिंग है। Abul Fazl refers to the raids of Mahmud and makes an interesting comment, वो मैं छोड़ रही हूँ. This is at one level condoning the actions of Mahmud, but another an indictment. Significantly, he does not mention Mahmud laying the foundations of Muslim rule in India. अकबर का अबुल फजल लिख रहा है किताब इतिहास की इनके अनुसार, लेकिन वो भी नहीं कह रहा है कि गजना के महमूद ने भारत में इस्लामिक साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन संघ कांग्रेसियों का पाप तो मैं इसलिए नहीं गिनाती, चलो इसको गिना लूं। 1947 से नेहरू एंड कंपनी और उसके मुस्लिम और मार्क्सिस्ट शिक्षा मंत्री पूरे भारत में पढ़वा रहे हैं इस्लामिक एम्पायर। ये तो 11वीं भी नहीं, 7वीं कासिम से ही पढ़वा दे रहे हैं। और हमारे संघ के प्रचंड देशभक्त हजारों साल की गुलामी, फिर 1000 साल की गुलामी, कम से कम 600-800 साल की गुलामी, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम, वो भी इस झूठ को अज्ञान में दोहरा रहे हैं 1000 साल की गुलामी। आप जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री के मुंह से ये कतई शोभा नहीं देता है। अब ये जो बहुत खास बात है पेज 70 पर, इन द टर्को पर्शियन एंड सिमिलर अकाउंट्स, अरेबिक नहीं कह रही है, और ये डाउसन उत्बी की किताब को कह रहा है कि मैंने अरबी से अनुवाद किया, और ये केवल टर्को पर्शियन कर रही है। यानी अगर किसी चीज में कुछ मिला, कोई भी टुकड़ा टुकड़ी किताब, ये तो मैंने पढ़ के नहीं सुनाया है, साबुत तो एक किताब इन लोग को मिली नहीं, तो जो उसमें नहीं है उसको अनुवाद के नाम से डाल दो। अच्छा, अब फिर यही पेज 70, इन द टर्को पर्शियन एंड सिमिलर अकाउंट्स देयर वर मेनी inexplicable features. Yeah, there was a continuing contradiction whether as to whether the icon is anthropomorphic or aniconic, whether it is a male or female, whether it is Shiva or Manath. तुम्हारा इतना महान काम संपन्न हो गया 1023 में, 24 में या 25 में विध्वंस हो गया, लेकिन यही नहीं पता है न 11वीं में, न 12वीं शताब्दी में, न 13वीं में, न 14वीं में, न 15वीं में, न 16वीं में, न 17वीं में क्या कि वो मनुष्य के आकार की मूर्ति थी क्या, कहाँ पर, सोमनाथ में, या ये स्त्री की मूर्ति थी, कोई कहता है स्त्री है, कोई कहता है पुरुष की मूर्ति है, कोई कहता है लिंगम है, कोई कहता है पत्थर का लिंगम है, कोई कहता है हॉलो यानी बीच में से खोखला लिंगम है, कोई कहता है जी हवा में लटक रहा है तो लोहे का लिंगम है, और एक जगह कह रहे हैं जी लिंगम को आग से जला दिया और जला के उसका चूना बना दिया, चूना पान में लगा के पुजारी को खिला दिया। ये सब रोमिला थापर ने दिया हुआ है। तो भाई आपको अगर इतना नहीं पता, तो इसका मतलब आपको अगर नहीं पता कि भारत का प्रधानमंत्री वर्तमान में स्त्री है कि पुरुष है कि भूत है कि प्रेत है, तो इसका मतलब आप भारत नाम की
बला से परिचित नहीं है। और इस पर अंग्रेजों का हिस्ट्री राइटिंग है जो हमको पढ़ाया जाता है, जहां हमारी लाखों किताबें इसी कालखंड इन्हीं कालखंडों की लिखकर रखी हुई है। अब पेज 72, बहुत कुछ छोड़ दिया है मैंने। Having imbued Somnath with immense symbolic significance, the authors of the Turco-Persian texts use the event to construct their own fantasies of power. हरदम टर्को-पर्शियन, कोई अरब नहीं, कारण 1947 के बाद भारत में बैठे हुए मार्क्सिस्ट मियाँ लेखकों को पता ही नहीं, क्या नहीं पता कि पहले 80, 90, 100 साल के बाद अरब के बद्दू कहीं नहीं गए आए, वो अरब नहीं रह गए। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय पूरे इस्लामिक लोगों को अरब कह के संबोधन शुरू किया किसने? अंग्रेजों ने, तुर्कों की आइडेंटिटी को समाप्त करने के लिए, टू हैंडल ओटोमन एम्पायर। तो ये जगह जगह अरब लिखते हैं, लेकिन इस देवी को, रोमिला को पता है। Having imbued Somnath with immense symbolic significance, immense symbolic significance क्या है? इसके दीवालों पर चक्रवर्ती सम्राटों का नाम लिखा था, तो इसको महमूद ने तोड़ दिया। इसको महमूद ने तोड़ दिया मतलब अनंत काल से जो भारत के चक्रवर्ती सम्राट थे उसको महमूद ने जीत लिया। तो having imbued Somnath with immense symbolic significance, the authors of the Turco-Persian text used the event to construct their own fantasies of power, not power, construct fantasies। अभी दोनों का हिंदी हम छोड़, अब इसमें एक ये और है, पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं कि वहां वर्णन है कि साहब 50,000 भक्त एक साथ जाते हैं, 1,000 देवदासियां सभा मंडपम में नृत्य करती हैं, 1,000 पुजारी है, 5,000 ये हैं, 9,000 ये हैं, 10,000 ये हैं। इमेंस फिगर्स ऑफ फैंटेसीज कंस्ट्रक्टेड बाई whom? बाई टर्को पर्शियन मुनाफिक इन द भंग का गोली का नशा। वाई दिस फैंटेसी? इतने बड़े चीज को महमूद के गजना ने तोड़ दिया। अब ये और बहुत सा वर्णन है, इसको हम छोड़ रहे हैं। अब ये पेज संख्या 76 पर आती है, अध्याय 4 में संस्कृत इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम सोमनाथ एंड इस विसिनिटी। और ये बताती हैं इतने इतने इंस्क्रिप्शन है, उसमें ऐसे ऐसे तरह तरह की बातें लिखी हुई हैं, किसी एक में भी सोमनाथ विध्वंस का जिक्र, जिस लेवल का। और ये भी बताती हैं, एक आध पढ़ लेंगे। द कदम्ब किंग, पेज संख्या 78, the Kadamb king ruling in the region of Goa records his pilgrimage to Somnath by sea and lists the places he visited. The inscription was issued in 1038 and presumably on his return. It could suggest that the temple at Somnath was not destroyed. अगर डिस्ट्रक्शन हुआ होता तो ये उस इंस्क्रिप्शन में कुछ संदर्भ आता। 1038, पेज संख्या 79, neither is the raid mentioned nor is any credit given to the patron who might have repaired the destroyed temple. फिर ये कहती हैं कि ये सोमनाथ पट्टन, सोमेश्वर पट्टन, देव पट्टन, ये सब आनंद से thriving in trade and export and everything else. पेज संख्या 82,
There was considerable geographical mobility among Brahmins. फिर और कुछ बात कर रही हैं, अभी ये सब छोड़ दिया मैंने। अब ये पेज 84 पर कह रही हैं कि कोई कुमार पाल है, जैन मिनिस्टर हेमचंद्र है, उन्होंने भी बहुत लिखा है, लेकिन इस विषय में नहीं लिखा है। और बहुत कुछ है, एक सुना रहे हैं। देयर पेज संख्या 86, देयर इज नो मेंशन, ये रोमिला थापर कम्युनिस्ट 92 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस, बाबरी मस्जिद भी क्यों कहें, ढांचा के विध्वंस के बाद, इस संख्या 86, that no mention is made of Mahmud's attack on the Somnath temple is strange, given the statement that the temple had deteriorated and needed renovation. This is puzzling as there are occasional references to the breaking of other temples. An inscription of 1489 linked to the repairing of the Eklingaji temple near Udaipur refers to grant of village etc etc etc. कि और जहाँ टेम्पल टूटे फूटे हैं वो इंस्क्रिप्शन में मिलते हैं, लेकिन सोमनाथ का गजना के विध्वंस, ये गजना वाला मामला चल रहा है, महमूद के विध्वंस का कुछ नहीं मिलता है। जो विध्वंस है वो बाद में है अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब वगैरह का। अब पेज संख्या 100, if no mention is made in the inscriptions of Mahmud's devastating destruction of the temple, what in fact so? Fact is, there was no destruction by Mahmud. इसको मैं लॉजिस्टिक, टोपोग्राफी और क्लाइमेट के आधार पर अभी आखिरी पार्ट में बताऊंगी। अब एक बता देते हैं केवल इसको, क्या कहते हैं, अपने एलेन बरो को आज ले ले। तो ये रोमिला थापर बताती है, अभी एक लाइन हमने पढ़ा था कि 19वीं शताब्दी में महमूद के बारे में जो ओरल ट्रेडिशन है, कविता कहानी गप्पे, उनको अंग्रेजों ने इकट्ठा करना शुरू किया। अब ये कथा पूरा मामला शुरू कहाँ से हुआ, सोमनाथ, सोमनाथ का दरवाजा, इसके लिए हम लोग को आना पड़ेगा पेज संख्या 172 पर। ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 हो गया, बैटल ऑफ प्लासी। अब 1857 होने वाला है। 1842 में गवर्नर जनरल है एलेन बरो। ये भारत का गवर्नर जनरल नहीं है, इंग्लैंड वाले लिख के भेजते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द अफेयर ऑफ इट्स अफेयर्स इन इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल है, क्योंकि 3 जगह गवर्नर है, कलकत्ता में, मुंबई में और मद्रास में, और इन तीनों के ऊपर जनरल है जो इन तीनों के काम को सुपरवाइज करता है। हाँ, इट वॉज, या थोड़ा सा हम कहानी सुना दे। ये बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी वो समय है जिस वक्त अंग्रेजों को भयंकर विरोध झेलना पड़ रहा है भारत। 1757 बैटल ऑफ प्लासी भी गप है, ये कभी मौका मिलेगा तो हम अंग्रेजी साक्ष्यों से बताएंगे, उर्दू के नहीं, सीधे सीधे अंग्रेजी साक्ष्य। लेकिन बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी इटसेल्फ इनको जबरदस्त अपोजिशन मिल रहा है, और ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार हिंदुओं की सहानुभूति, हिंदू राजाओं की सहानुभूति हम लें ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, और ये बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, बहुत मजाक उड़ा रहे हैं। इसका अगर डिटेल आप लोग को पढ़ना है, जो मैं सुनाऊंगी किसी दिन, ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है इलियट का फर्स्ट वॉल्यूम का शुरू का 30-40 पेज, तो उसी में एलेन बरो एक काम करते
है और काम क्या करता है। जो पहला अफगान वार होता है, अफगान वार में ये हिंदुओं की सिंपैथी जीतने के लिए कहता है पहली बार, क्या कहता है पहली बार, कि गजनी में जो सोमनाथ का दरवाजा रखा हुआ है उसको अगर हम लोग भारत ले आए तो भारत के राजा लोग हमसे बहुत प्रसन्न होता है। अब सब सवाल है कि अभी तक तो हम लोगों ने बांचा कि भाई सोमनाथ विध्वंस हुआ नहीं, तो ये एलन बरो के दिमाग में कैसे आया। तो एलन बरो को किसी ने कहा कि साहब महाराजा रणजीत सिंह जो है उन्होंने अफगानिस्तान के वो शाह सुजा या कौन है उससे दो शर्त रखी है दोस्ती की, एक गोवध बंद करवा दो, एक सोमनाथ का दरवाजा मंगवा दो। तो किसी और ने कहा एलेन बरो को कि दरवाजा सोमनाथ का नहीं है, कि दरवाजा जगन्नाथ का है जो महाराजा रणजीत सिंह ने वापस मंगाया है शाह सुजा से। तब किसी अन्य ने किसी अन्य प्रसंग में बताया कि साहब ये जो गजना वाला महमूद है ये जगन्नाथ उड़ीसा तो गया ही नहीं। देख रहे हैं क्या हो रहा है। ये सीन है जिसमें किसी को कुछ न तो भारत की टोपोग्राफी के बारे में पता है, न भारत के इतिहास के बारे में पता है। ईस्ट इंडिया कंपनी एयर से मतलब किंवदंती गप शेख चिल्ली वाली गप्पों के आधार पर काम कर रही है। तो इसकी चर्चा कर रही है रोमिला थापर पेज 172 पर। By the early 19th century, the narrative of the raid as described by Farishta was well known among colonial administration. अब ये फरिश्ता कौन है, 17वीं शताब्दी, यानी जब वहां पर अकबर औरंगजेब, अकबर जहांगीर शाहजहां औरंगजेब वाला मामला चल रहा है, तब 17वीं शताब्दी में फरिश्ता कुछ लिखता है तो क्या करता है, वही जो कि चतुर्सेन करते हैं। चतुर्सेन क्या करते हैं, 17वीं शताब्दी की 1947 के पार्टीशन और 1946 के डायरेक्ट एक्शन को गोरी के ऊपर थोप देते हैं। तो फरिश्ता औरंगजेब और बाकी लोगों के जो द्वारा जो तोड़ फोड़ अठरम सठरम और 500 साल में जो कथा कहानी है, by the early 19th century, the narrative of the raid as described by Farishta in 17th century, हम लोग मियाँ का नाम देख लेते हैं, मियाँ किस शताब्दी का है ये नहीं देखते हैं, was well known among colonial administration. How it was well known? Only through hearsay, गप्पों के माध्यम से। It was at this point that Lord Ellenborough, किसका लॉर्ड, रोमिला थापर का लॉर्ड, the Governor General issued what came to be called the Proclamation of Gates, सोमनाथ का दरवाजा, in 1842। अब ये जो एलन बरो का सोमनाथ द्वार का गड़बड़ झाला, he had heard, सुना था, इसने गवर्नर जनरल है भारत का, फरिश्ता की किताब पढ़ा नहीं था, सुना था। क्या सुना था, he had heard that sandalwood gates of the Somnath temple had been taken back to Ghazni by Mahmud and had been placed at the entrance to his mausoleum. So he decided that the gates had to be brought back to Somnath. अब एलेन बरो ने सुना कि चंदन की लकड़ी का दरवाजा गया। मैंने सुना और आप लोगों ने सुना होगा, दरवाजे पर सोना मढ़ा था, चांदी मढ़ा था, सोमनाथ का दरवाजा था। अब एलेन बरो को नहीं पता, आप लोग को नहीं पता क्या,
अरे भाई, सोमनाथ का दरवाजा जहाँ 50,000 भगत जाके बैठते हैं, वो 3 फुट बाई 6 फुट का दरवाजा तो नहीं रहा होगा। वो कम से कम 10-20 फीट चौड़ा, 25-30 फीट ऊंचा दरवाजा रहा होगा। अब दरवाजा चाहे चंदन की लकड़ी का था कि सोने का था कि चांदी का था, हम लोग को नहीं पता, क्योंकि था नहीं। वो दरवाजा गया कहाँ? काट काट के पीस बना के ले गए, दोबारा जोड़े कि साबुत ले गए? साबुत ले गए तो हाथी के पीठ पर ले गए, ऊंट के पीठ पर ले गए, कि खच्चर के पीठ पर ले गए, कि घोड़े के पीठ पर ले गए? कारण जाने में रास्ता तो रेगिस्तान का भी है, पानी का भी है, समतल भी है, पहाड़ भी है। रेगिस्तान में ऊंट चाहिए, पहाड़ में खच्चर चाहिए, ना हाथी चलेगा ना ऊंट चलेगा। और तब तक 11वीं शताब्दी में इतना चौड़ा चौड़ा 6 लेन रोड बना हुआ था क्या, कि उतना भारी किसी जादुई टाइप के खच्चरों के पीठ पर बांध के 6 फीट का दरवाजा चला जा रहा था, अल्टीट्यूड पर चढ़ता था उतरता था, चढ़ता था उतरता था। अब ये न एलन बरो को पता है, न रोमिला थापर को पता है, न भारत के इतिहास लेखन वालों को पता है, न एलन बरो। क्यों? एलन बरो को इस पूरे इलाके का न टोपोग्राफी पता है, न क्लाइमेट पता है, न लॉजिस्टिक पर चिंता कर रहा है, जिसकी बात हम अगले भाषण में करेंगे। अब रोमिला थापर कह रही है, पेज 173, where and how he obtained this information about the gates remained unexplained. अब एलेन बरो को दरवाजे की जानकारी कहां से मिल गई? कारण none of the Turco-Persian accounts refer to Mahmud taking away the gates of Somnath temple. अरे दुष्टा, ये भी तो लिख दे। None of the contemporary records available, whatever little available, Utbi al-Baruni, they don't talk about destruction, raid, or his coming to सोमनाथ। जो तुम्ही लोगों ने कहा है कि उनके वर्णन में तो दिल्ली और लाहौर का नाम नहीं है। जॉन विल्सन, who was asked to investigate this matter by Sir Battle Frere, अभी कौन है सब लफंटूस, wrote in the late 19th century, 1843, mid 19th century, wrote in the late 19th century that there was no reference to gates in any of the histories, and the idea probably originated with some travelers who may have mentioned it to Elphinstone. अब एल्फिंस्टन कहाँ से आ गया? अभी तक तो एलन बरो था। एल्फिंस्टन वो था जो अकेला लौटा था, कहाँ से? अफगान वार से। हो सकता है उसको किसी ने बताया हो कि साहब एक बड़ा भारी गेट है, उसने आके बताया हो ब्रिटिश एम्पायर के गवर्नर जनरल को, और गवर्नर जनरल ने चिट्ठी लिख दिया भारत के राजाओं को, रुकिए रुकिए, हम ला रहे हैं गेट। अभी रोमिला थापर से पढ़ेंगे, हम गेट ला रहे हैं, और 800 साल के पराजय और क्या, पराजय और बेइज्जती का बदला, हिंदुओं की पराधीनता का बदला हम अंग्रेज करने वाले हैं। कह रहा है बाद में, कोईयो हिंदू राजा इतनो इंटरेस्ट नहीं लिया एलन बरो के लिखा पढ़ी। देख रहे हैं जो मैं बात कर रही हूँ, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री राइट। तो ऐसी एब्सर्डिटी क्यों हो रही है? ऐसी एब्सर्डिटी इसलिए हो रही है, ना यूरोप में हिस्ट्री राइटिंग है। कारण मिडिल एजेस, क्या है मिडिल एजेस? कॉन्क्वेस्ट ऑफ यूरोप बाय क्रिश्चियनिटी, नाना कॉन्क्वेस्ट ऑफ यूरोप बाय चर्च, डिस्ट्रक्शन ऑफ व्हाटएवर एजुकेशन इज देयर। तो यूरोप में इतिहास लेखन नहीं है,
और मियाँ लोग का इतिहास लेखन वो अलमनत है कि कौन है, थोड़ा सा समय भी और है, जी दीदी, जी दीदी, इस बात को पूरा कर ले। तो जी दीदी, इसलिए दोनों को पता ही नहीं है इतिहास क्या बला है, अध्ययन क्या बला है, तो चंदू खाने की गिफ्ट लिख रहे हैं। 19वीं शताब्दी के आखिरी में जब जांच पड़ताल हो रही है तो भी कुल इतना पता चल, शायद किसी ने एल्फिंस्टन को बताया, एल्फिंस्टन ने शायद एलन बरो को बताया, एलन बरो ने शायद पत्र लिख दिया, उस पत्र के आधार पर इतिहास लेखन 1949 के बाद यूजीसी, आईसीएसएसआर, आईसीएचआर, आईसीपीआर, शिक्षा मंत्री कुल घोटी घुटा दे रहे हैं। If there were any gates at all, they might have been the gates of the fort of Somnath. तो अब कहा है गेट मंदिर का नहीं है, अब गेट सोमनाथ के किले का है। But it is unlikely that Mahmud would have transported the gates of the fort back to Ghazni. इस लेवल का डिस्कशन चल रहा है। The style of the proclamation, इसका लॉर्ड एलनबरो, is instructive of how the governor general viewed the colonial intervention in India. He ordered General Knott, in charge of the British Army in Afghanistan, to return. If he took the route through Ghazni, he was to bring back the gates that had been installed at the mausoleum of Mahmud. इनको ये भी नहीं पता था 1842 में कि उसने तो दियासलाई की बत्ती लगा दिया था 100 साल के अंदर घूर घूर वाले महमूद ने, जिसको जी, जी, महमूद जी। गोरी आप कहते हो। हाँ, यानी लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन available to inverted comma rulers of East India Company। हुँ, वो कह रहे हो गेट लेते आओ, गेट है भी कि नहीं है कि क्या है, थोड़ा सा मेरा मन 5-7 मिनट का और जी है, दीदी, ठीक है। बस इसको थोड़ा टेक कर ले। अब पेज 174, R.H. Kennedy visited the tomb at Ghazni, अभी कौन है पता नहीं, and reported in 1840 that the wooden doors, possibly sandalwood, एक दरवाजा तो है वहां, शायद चंदन होगा, सुन के नहीं पता चला, had a design of 6 pointed stars। भैया ये तो यहूदी लोगों का जो स्टार है, 2 त्रिभुज, एक त्रिभुज ऐसे एक त्रिभुज ऐसे, जिसको स्टार ऑफ डेविड कहते हैं, इस पर तो ये स्टार बना हुआ है। And not many would have associated this with a typically Indian design। अब कौन सा दरवाजा तू देख रहा है, कौन सा तू क्या कह रहा है, लेकिन एलन बरो सोने का घंटा और सोने का जंजीर लाने की बात नहीं करता है। अब 175 याद रखिएगा, हम आगे बताएंगे। 1951 में अफगानिस्तान वालों ने कहा कि हम सोमनाथ का दरवाजा नहीं ले जाने देंगे। अब ये 1840 में दरवाजा 43-45 में ले आए हैं और कह रहे हैं ला के हम आगरा के किला में बंद कर दिए। क्यों? भारत का कोई राजा उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। और 1850, 52, 51, 49 जो भी हो, फिर 1951 में हल्ला हो रहा है। 3 लाख या कितने कबायली इकट्ठे हो गए हैं, हम सोमनाथ का दरवाजा नहीं ले जाने देंगे। तब नेहरू जी आके पार्लियामेंट में कहते हैं, अरे यार ना कोई दरवाजा है, ना हमको चाहिए, ना यहाँ पर कोई दरवाजा है, और इसके बावजूद ये दरवाजे का खेल, ये घंटे का खेल, ये सोमनाथ का खेल, ये सोने की लूट का खेल, और सबसे कमाल का खेल कि ये फॉरेनर हो जाता है। भारत में रास्कल्स का, या जो भी शब्द कहें, अपराधियों का भयंकर कोई कांड हुआ, ये इतिहास की किताब में नहीं लिखा, विदेशी आक्रांता। अरे गजनी हमारे बाबूजी का है भाई, तुम्हारे इस अलबरूनी की किताब में लिखा हुआ है, गजनी में जब तुम महमूद की बात कर रहे हो तो हिंदू ब्राह्मणों का साम्राज्य है। नमस्कार, अब आगे की कहानी
अगली बार बताऊंगी, और उसमें 2-3 चीजें बताऊंगी। टोपोग्राफी, क्लाइमेट, और इसके बहुत बड़े जानकार हैं उदयपुर में रहने वाले विवेक भटनागर। एग्जैक्टली टोपोग्राफी। दीदी। विवेक भटनागर जी के साथ में भी हमारा एक सेशन जो अभी होना है, उनके साथ में भी हाँ, सत्र बहुत जल्दी हम लोग स्थापित करेंगे, संपर्क तो है ही, फिर सत्र भी विद्वान है, जल्दी करेंगे विद्वान उनके है। साथ में, बहुत हाँ, विद्वान व्यक्ति हैं। और ये हाँ। बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि वयम रक्षा में जैसी पुस्तक, सोमनाथ जैसी पुस्तक जो बहुत चर्चित हुई, लोगों ने बहुत उसे कोट किया, हम उसे किस तरीके से, हम ये नहीं कह रहे किसी का अपमान करना, ये हमारा उद्देश्य ही नहीं अरे है। अपमान नहीं करना, उसको तो टांग हाँ। देना चाहिए फांसी पर, चतुर्सेन को। कारण केवल हमने जो कहा संस्कृत निष्ठ हिंदी में, वयम रक्षामा के प्रीफेस में वो लिख रहा है, हम्म। स्त्री पुरुष संभोग, नरमांस भोजन, और निर्वस्त्र घूमना, ये सब मैंने मेरी खोपड़ी से किया है। बताइए। कोई प्रीफेस पढ़ता नहीं है। अपमान करना, इसको तो फांसी पर टांग देना चाहिए। इस मामले में तो कम्युनिस्ट मेरे आदर्श है, शी जिनपिंग और माओ। वहाँ तो जापानी किमोनो पहन लो तो वो आपको जेल में भेज देगा, और यहाँ ये सब फ्री है। जी, मैं बीच में आ गई। Exactly. नहीं नहीं, ये भैया यही पॉइंट है कुल मिलाकर के कि हमारा नुकसान किसने किया है। हमारा नुकसान केवल उन लोगों ने नहीं किया है जिनको हम अपना शत्रु या वो बोलते हैं, हमारा ही अंदर के बैठे हुए लोग किस तरीके से हमारी तो ये जड़ें हमारे खोदने में लगे। शत्रु हैं। हम हम्म। कौन हैं? हम हैं सनातनी हिंदू। चतुर्सेन कौन है? संस्कृत भाषा का उपयोग कर रहा है हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए। बिल्कुल। जैसे चर्च के मिशनरी भगवा कपड़ा पहन रहे हैं हिंदुओं को मूर्ख बनाने। जी। वो कभी ये भी बोलने वाले लोग हो गए कि भाई ये चीज थी, ये तो बसवेश्वर का काम, हम संत बसवेश्वर का काम महाराष्ट्र में आगे बढ़ा रहे हैं, और उसके नाम पर वो किसका किसका उल्लू सीधा कर रहे हैं, इस्लाम का। हम हैदराबाद मुक्ति दिवस की बात करते हैं, वहां पर इतनी सारी चीजें हैं, तो किसका नाम लेकर के किसका काम किया जा रहा है और किसका कांड किया जा रहा है, ये सब ये तो सारी काल में बातें। ही है। इन लोगों का तो एक ही उपाय है, मृत्यु। जब जी। मानहानि के मामले में 7 साल से 10 साल की सजा है एक हम्म। व्यक्ति का मानहानि, तो एक परंपरा की मानहानि, एक देश की मानहानि, एक पूर्वजों की मानहानि, इसमें तो 8-10 बार का मृत्यु दंड होना चाहिए। ठीक बात है। 10 और बार। ये चीज मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में इस देश के अमृत काल में, ये अमृत काल, असली अमृत काल तो तभी आएगा जब हम इन लोगों को उनकी सही दशा और दिशा में लेकर के जाएंगे और बताएंगे लोगों को। और ये बताने का काम जम्बू टॉक्स लगातार कर रहा है, और प्रोफेसर कुसुम रजा केडिया जी, प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी इसमें अग्रणी है। और बिना कोई लाग लपेट किए, बिना किसी को बख्शे, सत्यता के साथ में सत्य का उद्घोष करना, उसका शंखनाद करना, ये इस चैनल का उद्देश्य भी है। तो आज के इस विषय में अभी तक के लिए इतना हुआ है। अगले एपिसोड में कुछ और बातें जो है जो उसकी बाकी रह गई हैं, जितना लोगों तक इन बातों को पहुंचाइए, जितना पहुंचा सकते हैं, जितना खुद इसको ग्रहण कर सकते हैं उतना ग्रहण करिए, और फिर समझिएगा कि भारत के इतिहास के साथ में न केवल छेड़छाड़ की गई है, उसे पूरा उल्टा पुल्टा किया गया है, और उसके बाद में उसको सही करना ये हम सबका साझा दायित्व है। जिन्होंने लिया है कम से कम वो तो 70 वर्ष की आयु में, 80 वर्ष की आयु में कर ही रहे हैं। हम और आप क्या कर रहे हैं ये हमें देखना है। बहुत धन्यवाद दीदी, और अगली बार फिर मिलते हैं, अगला कार्यक्रम करते हैं साथ में। इसका तीसरा पार्ट बाकी है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। टोपोग्राफी, क्लाइमेट और लॉजिस्टिक्स पर बात करते हाँ जी बिल्कुल, उसके साथ में हैं। बात अभी करेंगे। रविंद्र थापर भी बाकी है। जी हाँ बिल्कुल, मुझे ध्यान में है। और वो जो कि टोपोग्राफी, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। टोपोग्राफी के बारे में आपको मैं अभी आज कुछ नहीं बोलता हूँ, लेकिन अगली बार आप सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है। वैसे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स टोपोग्राफी को काफी अच्छे से समझते होंगे, और खासतौर पर मैकेनिकल ब्रांच से जो निकले हुए हैं उन्हें टोपोग्राफी के बारे में, ऑटोमोबाइल से जो निकले हुए हैं उन्हें टोपोग्राफी के बारे में काफी सारा मालूम होगा। तो देखिएगा आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग को हम साहित्य की दृष्टि में कैसे पकड़ के रखते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। सभी दर्शकों का धन्यवाद। दीदी आपको प्रणाम, नमस्ते, जय श्री राम, वंदे मातरम।